हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ये न्यूज़ कई दिनों से आ रही है कि रशिया द्वारा इंडिया को Su-57 ऑफर किया जा रहा है। इवन वो काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हैं इस एयरक्राफ्ट की सेल को, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा अट्रैक्टिव ऑफर्स भी इंडिया को दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि Su-57 रशिया का 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म है, जो कि दशकों से डेवलपमेंट में है और अभी तक इनके जो प्रॉपर ऑपरेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं ये रशिया द्वारा भी सर्विस में इंडक्ट नहीं किए गए हैं। हाँ, कुछ एयरक्राफ्ट सर्विस में इंडक्ट किए गए हैं, पर वो इनिशियल बैच के एयरक्राफ्ट हैं करीबन 22 के नंबर्स में, और उनमें भी इस प्लेटफॉर्म की जो कंप्लीट कैपेबिलिटी है ये अनलॉक नहीं हुई है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म प्रोटोटाइप AL-41 F1 इंजन के साथ है, जबकि इनको अपग्रेड किया जाना है AL-51 इंजन से, जिनको इस दिल्ली 30 भी कहा जाता है। तो उन इंजन के साथ फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ेगी, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ मैक्सिमम स्पीड भी बढ़ेगी थ्रस्ट टू वेट रेशियो के साथ, जो कि हर तरीके से इस एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटी को मल्टीफोल्ड इंक्रीज करेगा। तो इस मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि क्या इंडिया की रिक्वायरमेंट एग्जिस्ट करती है Su-57 जैसे एयरक्राफ्ट को सर्विस में इंडक्ट करने की। तो ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स अभी जिस कंडीशन में है ये सबसे खराब आप कह सकते हैं। स्क्वाड्रन संख्या जो है ये सबसे कम है। अगले साल तक इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में करीबन 29 स्क्वाड्रन ही बचेंगे। 13 मार्क 1 की डिलीवरी में डिले है, साथ ही साथ MRFA का कुछ पता नहीं है। AMCA का प्रोग्राम जो चल रहा है उसके अंतर्गत एयरक्राफ्ट 2032 से पहले सर्विस इंडक्ट नहीं होगा। 13 मार्क 2 की बात करें तो वहाँ भी सर्विस इंडक्शन 2030 के अप्रॉक्सी हो पाएगा, और ये नंबर आज के हैं, हो सकता है कल को वेरी करें। और इसी बीच चाइना द्वारा तो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स ऑपरेट कर ही जाते हैं, जो कि J-20 है। ये चीज़ भी हमने देख ली है कि वो इंडिया के बॉर्डर के पास इन एयरक्राफ्ट को रख रहे हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा J-31 स्टेल्थ फाइटर को भी बनाया जा रहा है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स द्वारा प्रिक्योर किए जाएंगे। तो जिस तरीके की प्लानिंग दिख रही है उसके हिसाब से हमारे दोनों बॉर्डर्स पे 5th जनरेशन स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स प्लेस्ड होंगे, और उनके काउंटर में हमारे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक रूम रह जाता है स्टॉप गैप मेजर का AMCA से पहले, और हो सकता है एयरफोर्स अभी यहाँ पर जल्दबाजी ना दिखाए, पर एक बार पाकिस्तान द्वारा J-31 फाइटर्स प्रिक्योर कर लिए गए तो हो सकता है पैनिक बाइंग की तरफ हम आगे बढ़ें। ऑल्दो MRFA के अंतर्गत भी 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म्स को इवेल्युएट करने का प्लान है, पर MRFA की बात ना ही करी जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि इसकी बात एयरफोर्स भी नहीं कर रही है। तो ले देकर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे नहीं, और अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी कि हमें F-35 या फिर Su-57 में से एक प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़े। F-35 को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है, अभी तक US ने इंडिया को ये प्लेटफॉर्म्स ऑफर नहीं किए हैं। हो सकता है फ्यूचर में ये प्लेटफॉर्म्स ऑफर करे भी जाए इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट के साथ, जैसे कि इजराइल को F-35 ऑफर किए गए हैं, पर फिलहाल के लिए वो केस नहीं है। ले देकर Su-57 ही एकमात्र ऑप्शन बचता है। तो हो सकता है एज अ स्टॉप गैप मेजर लिमिटेड नंबर में हमें Su-57 प्रिक्योर करना पड़े। तो आज की इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करने से हमें कितना फ़ायदा हो सकता है और कहां पर इस एयरक्राफ्ट की शॉर्टकमिंग्स हैं। और शायद आज का वीडियो समझने में आपको ज़्यादा आसानी हो अगर आपने पिछले 3-4 वीडियोस देखे हैं। तो Su-57 डिज़ाइन वाइज बहुत ही ज़्यादा स्टेल्दी नहीं है, पर F-35 के लेवल का है, जो कि सफिशिएंट है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर उठाए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि ये F-35 से भी कम स्टेल्दी है, क्योंकि यहाँ पर जो रिवेट्स हैं बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, पर वो प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट के लिए है। जो इन सर्विस एयरक्राफ्ट है वहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं। तो जो RCS है Su-57 का ये लो गया है और F-35 के क्लोज है, ऐसा कहा जाता है। कुछ पब्लिक फोरम्स में ये चीज़ मेंशन करी गई है। तो कई फ्रीक्वेंसीज के लिए जो F-35 का RCS है ये Su-57 से काफ़ी कम है, पर कुछ फ्रीक्वेंसीज में F-35 का RCS Su-57 से ज़्यादा है। तो बेसिकली X बैंड और L बैंड के लिए Su-57 का जो RCS है ये F-35 से काफ़ी ज़्यादा है, और जो फायर कंट्रोल रडार्स होते हैं वो इन्हीं फ्रीक्वेंसीज पर काम करते हैं। इस तरीके से इस केस में डिसएडवांटेज होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होना हो तो ये कहा जा सकता है कि F-35 का जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये Su-57 से कम है, लेकिन अगर आप इन जनरल बात करेंगे और हर फ्रीक्वेंसी को लेकर चलेंगे तो ये क्लोज है। तो Su-57 को बनाया गया था F-22 रैप्टर को एक बेस लेकर, और वहाँ पर उन कमियों पर काम किया गया था
था जो कि F-22 रैप्टर में एग्जिस्ट करती थी। तो F-22 रैप्टर जो है ये प्योरली एयर डोमिनेंस फाइटर है, वहीं पर Su-57 को ये मल्टी रोल फाइटर कहते हैं। तो पेलोड कैपेसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, साथ ही साथ मनोवरेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। इवन जो इंटरनल वेपन कैरिंग कैपेसिटी है ये भी Su-57 की ज़्यादा है। वहीं पर F-35 एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, लेकिन वहाँ पर जो प्राइमरी रोल है ये एयर टू सरफेस ऑपरेशंस है, इसलिए मनोवरेबिलिटी को वहाँ पर ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं रखा गया है। F-35 का काम होगा हाईली कंटेस्टेड एयर स्पेस को ब्रेक करना और जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, ताकि दूसरे एयरक्राफ्ट्स के लिए जो एयर स्पेस है वो सेफ हो पाए। तो इस केस में पैसिव सेंसर, स्टेल्थ और सिक्योर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। Su-57 के केस में ये चीज़ नहीं है। तो Su-57 को भले ही मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता हो, पर अगर इसे सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस जैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो वहाँ पर इसका RCS भी थोड़ा ज़्यादा है, साथ ही साथ सिक्योर कम्युनिकेशन का भी इशू है और इनबिल्ट पैसिव सेंसर्स नहीं दिए गए हैं सरफेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। इसे अलग से टारगेटिंग पॉड कैरी करना पड़ता है, जो अगेन इसका रडार क्रॉस सेक्शन कॉम्प्रोमाइज करता है। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आप मेनली कंटेस्टेड एयर स्पेस को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि वहाँ पर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको आप नाकाम कर सकें, पर इस रोल में Su-57 अच्छा साबित नहीं होगा। इसके सेंसर्स के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। बाकी ये एयरक्राफ्ट जहां पर एक्चुअली शाइन करेगा ये एयर टू एयर कॉम्बैट है। इस केस में ये एयरक्राफ्ट डोमिनेट कर सकता है इसके इम्प्रेसिव थ्रस्ट टू वेट रेशियो, इंटरनल वेपन कैरिंग कैपेसिटी से, इसके सेंसर्स से और सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी मनोवरेबिलिटी से। तो इस एयरक्राफ्ट का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और क्लाइम रेट काफ़ी अच्छा है, मनोवरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो ये अपनी एनर्जी को सस्टेन कर सकता है और एयर टू एयर कॉम्बैट में ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अगेन वहाँ भी रडार क्रॉस सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये F-22 रैप्टर या फिर F-35 जितना तो नहीं है, पर फिर भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से एक एडवांटेज इस प्लेटफॉर्म को रहेगा और डेफिनेटली ये चाइनीज़ J-31 और J-20 को डोमिनेट कर सकता है। तो अगर आप एयरक्राफ्ट के सेंसर पैकेज को भी देखेंगे तो वहाँ भी ये चीज़ एविडेंट हो जाती है कि ये एक एयर टू एयर कॉम्बैट बीस्ट है। तो इस एयरक्राफ्ट में एक्टिव और पैसिव दोनों सेंसर्स हैं, खासकर यहाँ पर एक्टिव सेंसर्स भरे हुए हैं, जिसकी वजह से 360 डिग्री रडार कवरेज इस प्लेटफॉर्म को मिलती है, जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए रेयर है। तो यहाँ पर जो रडार पैकेज है इसे NO36 कहते हैं। इसमें मल्टीपल रडार्स हैं। पहला जो नोज कोन पे लगा हुआ है, जो कि मेन फायर कंट्रोल रडार है, इसे NO36-1-01 कहा जाता है। ये एक एक्सपैंड AES से रडार है और करीबन 1500 के ऊपर TR मॉड्यूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी दो रडार यहाँ पर और लगे हैं जो कि एयरक्राफ्ट के साइट पर हैं। इसे NO36B-1-01 कहा जाता है। ये 404 TR मॉड्यूल्स के साथ आते हैं और अगेन एक्स बैंड की फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। तो ये एंगुलर कवरेज प्रोवाइड कराते हैं इस प्लेटफॉर्म को और ये एयरक्राफ्ट इवन वेपन को भी एयरक्राफ्ट के साइड में गाइड करा सकते हैं, जहाँ पर नॉर्मल रेडार्स की कवरेज नहीं होती है। बाकी यहाँ पर विंग टिप पर भी रेडार्स लगे हुए हैं, जिसे NO36L कहा जाता है। ये L बैंड के ट्रांस रिसीवर्स हैं जो कि IFF का भी काम करते हैं, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस एयरक्राफ्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर स्वीट है इसे L402 हिमालयस कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए ये एयरक्राफ्ट अपने एक्टिव रेडार्स को यूज़ करता है, जिसके अंतर्गत ये जो NO36 रेडार सिस्टम्स हैं ये तो यूज़ किए ही जाते हैं। साथ ही साथ एयरक्राफ्ट की टेल में इंजन्स के बीच में एक और रेडार सेंसर दिया गया है जो कि EW ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। तो अगर हम एक्टिव सेंसर्स की बात करें तो ये एयरक्राफ्ट पूरा पैकेज है और जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया गया है ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव है। अब बात करते हैं पैसिव सेंसर्स की। तो पैसिव सेंसर्स यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स यहाँ पर 101KS के नाम से जाने जाते हैं। इसी के अंदर आपके डिफरेंट सेंसर्स आते हैं। जो मेन IRST सेंसर है इसे 101KS-V कहा जाता है, जो कि एयरक्राफ्ट की नोज पे लगा हुआ है। बाकी दो यहाँ पर डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम दिए गए हैं, जिसको 101KS-O कहा जाता है। डायरेक्शनल इंफ्रारेड काउंटर मेजर सिस्टम जो है ये आपकी क्लोज कॉम्बैट IR मिसाइल्स के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। ये अगेन काफ़ी रेयर सिस्टम है, ज़्यादातर फाइटर प्लेटफॉर्म इनको इस्तेमाल नहीं करते और जो क्लोज कॉम्बैट मिसाइल्स होती हैं उनकी हिट प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उनके अगेंस्ट में ये कारगर साबित होते हैं। बाकी यहाँ पर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर भी दिया गया है,
जिसे 101 KSU कहा जाता है। बाकी एक और छोटे सेंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं जो कि थर्मल इमेजर हैं। इन्हें 101 KSP कहा जाता है, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं एज अ थर्मल इमेजर लो लेवल फ्लाइट्स के लिए। तो यहाँ पर आपको ऐसे पैसिव सेंसर्स मिलेंगे जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी नहीं मिलते हैं, पर एक इम्पॉर्टेंट पैसिव सेंसर मिसिंग है। जैसा कि हमने F-35 के केस में आज सुबह के वीडियो में डिस्कस किया था, EOTS यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर। इस सेंसर की वजह से आपको एडिशनल टारगेटिंग पॉड नहीं कैरी करना पड़ता है अपने एयर टू ग्राउंड लोड को गिराने के लिए। और क्योंकि ये सेंसर यहाँ पर मिसिंग है, इसलिए आपको एडिशनल टारगेटिंग पॉड कैरी करना पड़ता है, जो कि इस केस में 101 KSN के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि ये टारगेटिंग पॉड आपको अलग से कैरी करना पड़ेगा, इसकी वजह से एयरक्राफ्ट का जो रडार क्रॉस सेक्शन है ये कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बाकी बात करें सिक्योर्ड कम्युनिकेशन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो इसके लिए रशिया द्वारा एक नया डेटा लिंक इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसे S111 कहा जाता है। इस पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये काफ़ी सिक्योर डेटा लिंक है। यहाँ पर डेटा ट्रांसफ़र रेट भी अच्छा है, साथ ही साथ यहाँ पर AI को यूज़ किया गया है बेटर एनक्रिप्शन और डेटा शेयरिंग के लिए। अब यहाँ पर मिलीमीटर वेव डेटा लिंक को इस्तेमाल किया गया है कम्युनिकेशन के लिए, इसके सबूत नहीं मिलते हैं, जो कि अगेन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ हमने अपने AMCA की वीडियो में डिस्कस करी थी, लिंक हम शेयर कर दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप SU-57 को देखते हैं तो क्लियरली ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है, कैपेबल एयरक्राफ्ट है, पर इसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हुए अगर आप इंटरडिक्शन जैसे मिशंस को परफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से इस एयरक्राफ्ट को नहीं बनाया गया है। तो इस प्लेटफॉर्म को मल्टी रोल कहा ज़रूर जाता है, पर एयर टू सरफेस ऑपरेशंस इसके सेकेंडरी रोल ही रहेंगे। प्राइमरी रोल इस प्लेटफॉर्म का एयर टू एयर कॉम्बैट ही रहेगा। तो अगर हम एयर टू एयर कॉम्बैट के पर्सपेक्टिव से 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म चाहते हैं J-20 और J-31 को काउंटर करने के लिए, तो SU-57 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी जब बात मेंटेनेंस की आती है, सर्विस लाइफ की आती है, तो एयरक्राफ्ट ज़्यादातर कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है और जो नए इसराइली 30 इंजन है, इनकी सर्विस लाइफ ऐसा कहा जाता है कि वेस्टर्न इंजन्स के बराबर ही है। तो यहाँ पर हमें कोई डिसएडवांटेज नहीं रहेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।